वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। अब हो कुछ इस तरीके से रहा है कि जैसे धीरे धीरे बैंक्स को रियलाइज़ हो रहा है कि अब जो डिजिटल एसेट्स हैं उनके बगैर ट्रेडिशनल फाइनेंस को अगर ग्रो करना है तो डिजिटल एसेट्स को वो इग्नोर नहीं कर सकते बहुत देर तक। और अब बैंक्स भी कहीं ना कहीं हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे कुछ रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और अब तो क्लाइंट्स की डिमांड है ना भाई, क्लाइंट्स अब बैंक्स को कह रहे हैं कि आप अगर हमारे पैसे को डिजिटल एसेट्स की तरफ अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी पे लूज़ कर रहे हैं। और बैंक्स बड़ी कैश 22 पोजीशन में है। आप सोचो कि बैंक्स एक तरफ तो पहले क्रिप्टो को क्रिटिसाइज़ करते थे, अब अचानक वो क्रिप्टो के बारे में उनको एडवोकेसी करनी पड़ी, उसके बारे में बोलना पड़ रहा है। और क्लाइंट्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कि वो बैंक्स जो हैं वो उन्हें डिजिटल एसेट स्पेस में गाइड भी करें। तो इसी वजह से हमने देखा है कि दुनिया भर के जो सबसे पावरफुल बैंक्स हैं जैसे JP मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैक है, तो ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अपने क्लाइंट्स को अब टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहते हैं। अब आप देखो कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने क्लाइंट्स को क्या बात बोली है। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट जनरेट करी है और उस रिपोर्ट के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि जो सोलाना है वो एक दिन इथेरियम को ओवरटेक करेगा। और सोलाना क्योंकि उसकी जो ट्रांजैक्शन की जो फ़ीस है जो सोलाना पे होती है वो बहुत लो है। सोलाना स्केलेबल है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई है और सोलाना ईज़ी टू यूज़ भी है। तो इन चीज़ों की वजह से सोलाना जो है वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और आने वाले जो समय में सोलाना विल ओवरटेक इथेरियम। और ये कोई सोलाना का एडवोकेट नहीं कह रहा, ना सोलाना का फाउंडर कह रहा है। ये बात अगर कोई कह रहा है तो वो बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है अपने क्लाइंट्स को। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर बैंक ऑफ अमेरिका अपने क्लाइंट्स को इतना बड़ा होपियम दे रहा है और इतनी बड़ी फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे बैंक्स जाके सोचने लगे। इनफैक्ट अपनी उन्होंने रिपोर्ट जब पब्लिश करी है तो सोलाना को मतलब उन्होंने एक एग्जांपल ये दिया है कि जो सोलाना है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना आज की डेट में वीज़ा है। जैसे वीज़ा के ऊपर ट्रांजैक्शंस होती हैं, वीज़ा के ऊपर फास्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, वैसे ही सोलाना के ऊपर भी होंगी। उन्होंने एक इनफैक्ट कुछ नंबर्स दिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि सोलाना के ऊपर 50 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं। और वही वीज़ा के ऊपर पिछले एक साल में 165 बिलियन जो है वो ट्रांजैक्शन हुई थी। और करीब 5.7 मिलियन जो है NFTs मिंट हो चुकी हैं सोलाना पे। सो बेसिकली आप इसको इस बात से समझिए हो ये कुछ इस तरीके से रहा है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इथेरियम के ऊपर जो स्केलेबिलिटी का, उसकी स्पीड का, गैस फीस का एक मेजर इशू रहा है, राइट। अब इन इश्यूज़ को देखते हुए हमने देखा है कि और जो लेयर 1 के अंदर जो काफ़ी सारे जो ब्लॉकचेन्स को हमने इवॉल्व होते देखा, जैसे कि हमने सोलाना को देखा, हमने कार्डानो को ये बात कहते हुए सुन रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि पॉलीगॉन को किस तरीके से सक्सेस मिली और जो लेयर 2 के जो और सोल्यूशंस हैं उनमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि इथेरियम के ऊपर जो इथेरियम का डिसेंट्रलाइजेशन और जो सिक्योरिटी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब कोई ब्लॉकचेन आके इथेरियम के साथ compete नहीं कर सकती। अगर कोई ब्लॉकचेन आके compete कर सकती है सोलाना से तो सिर्फ और सिर्फ वो compete कर सकती है स्पीड पे और गैस फीस पे। लेकिन जब इन दोनों चीज़ों को आप अचीव करने चलते हो स्पीड को और कॉस्ट को, तो आप कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइजेशन और जो सिक्योरिटी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। जब आप उन दोनों चीज़ों को छोड़ते हो तो आपकी ब्लॉकचेन वल्नरेबल हो जाती है। हमने सोलाना को पीछे पास्ट में देखा है कि सोलाना ये पिछले 2-3 महीने के अंदर 3 से 4 बारी उसका जो सोलाना का जो नेटवर्क था पूरा वो डाउन हो गया था। उसके बाद DDoS अटैक हुए और सोलाना अभी तक से उनको पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाया। देखिए होगा ये कि जो मेरा ये विचार है कि जो DeFi सेक्टर है जहाँ $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ जो मनी का जब सवाल आएगा और जो $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ जो बैंक्स बनेंगे वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। वो ये कहेंगे कि यार हमें अगर अपना बैंक बिल्ड करना है और अगर हमें लोगों का विश्वास जीतना है इन टर्म्स ऑफ के सिक्योरिटी, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो हम इथेरियम पे बनाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो DeFi सेक्टर है वो इथेरियम पे इंटैक्ट है और इथेरियम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो DeFi है वो इसी टाइम इथेरियम के ऊपर ही है और वो कहीं जाता नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर इतने बड़े
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, इतना ट्रिलियन बिलियंस डॉलर वर्थ ऑफ मनी अगर फ्लो करेगा इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, तो वो ऑब्वियसली इथेरियम पे बनेंगे। लेकिन जब बात आएगी NFT की, रिटेल यूज़र को जो डेली परचेज़ करना है, सेल करना है, NFTs को ट्रेड करना है, तो ऑब्वियसली इथेरियम इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। इसीलिए हम देख रहे हैं कि NFTs जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है सोलाना पे, और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी ग्रो कर रही हैं। यहाँ तक कि एक प्लेटफॉर्म है जो बिटकॉइन के लिए बन रहा है, स्टैक्स, वहाँ पे भी NFTs काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं। पॉलीगॉन के ऊपर NFT की मार्केट बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप इस तरीके की चीज़ें देखोगे। दूसरी चीज़ ये कि आपने इन्फ्लेशन के नंबर सुने होंगे। US के अंदर जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का जो नंबर आया है वो 7% आई है US के अंदर इन्फ्लेशन, विच इज़ लाइक अ फिनोमिनल फॉर कीपिंग इन व्यू के US के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अमेरिका की जो सरकार है वो जब उससे ये पूछा जा रहा था कि जब आप इतने पैसे प्रिंट कर रहे हो, जब 8.8 ट्रिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ डॉलर प्रिंट हो चुका है, जिसमें से 40% जो है वो पिछले 24 महीने के अंदर प्रिंट हुआ है, तो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आप इतनी तेज़ी से अगर पैसे को प्रिंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसका क्या जवाब है। तो सरकार ये करते वक्त अपने लोगों को यही बता रही थी कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो ट्रांजिटरी होता है। ट्रांजिटरी मतलब स्थिर नहीं है, वो आता जाता रहता है और वो कहीं ना कहीं सरकार उसे फ्यूचर में कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अब ऐसा होता दिखना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इन्फ्लेशन जो है वो 5.5 आई, फिर 6 आई और अब 7%। लोग एक्चुअली इन्फ्लेशन को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बस 7% इन्फ्लेशन US के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है, अगर आपका $100 है और अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो एवरी ईयर इट इज़ गोइंग डाउन बाय 7%। उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है डॉलर की वो 7% से कम हो रही है। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है US के लिए नहीं। अगर आप देखो तो अर्जेंटीना में कह रहे हैं कि इस साल 52% इन्फ्लेशन होने वाली है। टर्की में ऑलरेडी 33% तक इन्फ्लेशन पहुंच गई है। इन्फ्लेशन से लेबनान, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे जैसे देश ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि इन्फ्लेशन का और एक और भयानक रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में पैसे प्रिंट हुए हैं, करेंसीज प्रिंट हुई हैं कोविड के एरा में, तो उससे ऐसा लगता है कि आने वाली स्थिति कोई अच्छी नहीं होने वाली। और लोग ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन जब इतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो लोग एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ जाएंगे, जो अपने रिस्क को हेज करने के लिए, अनसर्टनिटी को हेज करने के लिए, उसको मीट आउट करने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे जो उनके जो परचेजिंग वैल्यू है उसको मेंटेन कर सके। तो इसीलिए हमने देखा है पास्ट में ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू का जो सबसे बड़ा जो बेटर तरीका था वो गोल्ड था। और अब जो आने वाले डेट में आप बहुत तेज़ी से देखोगे कि लोग बिटकॉइन की प्रति आकर्षित होंगे और उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है तो लोगों का ये स्वाभाविक है कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह बिटकॉइन की तरफ जाना एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल स्टेप है। तो आप ये फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो स्ट्राइक वॉलेट है उसने अर्जेंटीना के अंदर अपना लॉन्च कर दिया। स्ट्राइक वही है वॉलेट जिसके जो वेनेजुएला के जो एल सल्वाडोर के अंदर जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर किया गया तो स्ट्राइक वॉलेट की मदद से ही किया गया, क्योंकि आज आप स्ट्राइक वॉलेट के थ्रू जो एल सल्वाडोर में जो नागरिक हैं वो उनके हर एक मोबाइल के पास, हर एक के पास स्ट्राइक वॉलेट है। आज उसके थ्रू वो बिटकॉइन को बाय सेल और उसके थ्रू चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्राइक वॉलेट अर्जेंटीना में भी लॉन्च हुआ है। अर्जेंटीना ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन से बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लेशन की मार है वहाँ पे। कहा यह जा रहा है कि 50% से ऊपर चली जाएगी इन्फ्लेशन अर्जेंटीना पे। तो अर्जेंटीना में ऑलरेडी बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है वो ऑल टाइम हाई चल रही है और काफ़ी सारे लोग वहाँ USDT के अंदर ही बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं और USDT को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और क्रिप्टो का वहाँ पे बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस मौके को देखते हुए, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्ट्राइक ने अर्जेंटीना के अंदर जो है स्ट्राइक वॉलेट लॉन्च किया है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे एक और न्यूज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपने पास्ट में, मैं अगर आपसे बोलूँ कि लक की डेफिनेशन क्या है तो आप लक को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। लक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अभी रिसेंटली आप ये सब जानते हैं कि जो बिटकॉइन का जो हैश रेट है, बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन करने के लिए किस लेवल का कंपटीशन है।
कभी भी आप ये समझिए कि अगर एक ज़माना था कि जब बिटकॉइन को माइन करने के लिए आप सिर्फ पहले सीपीयू या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल भी कर लिया करते थे, लेकिन जो बिटकॉइन को आज की डेट में कोई भी अपने लैपटॉप से या किसी पर्सनल कंप्यूटर से आप माइन नहीं कर सकते। अब बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और एक प्रोफेशनल माइनिंग है, जो कि एक माइनर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है कि अगर आपको बिटकॉइन को माइन करना और अगर आपको बिटकॉइन का जो हैश रेट है उसको अगर आपको जनरेट करना है। लेकिन अभी हुआ कुछ इस तरीके से कि 2 सोलो माइनर्स थे, मतलब कि 2 इंडिविजुअल थे, उन्होंने एक तरीके से समझ लीजिए कि अपना लक ट्राई किया। और आप सोचो कि जो टोटल बिटकॉइन का जो हैश रेट है उसका 0.000072% उनके पास हैश रेट था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो उनके पास 2 या 3 रिग्स थी और वो उन्होंने एक लक के तौर पे उन्होंने एक ट्राई किया। आप समझ लीजिए कि एक इंडिविजुअल के पास थी 126 टेरा हैश और एक इंडिविजुअल के पास थी 116 टेरा हैश पर सेकेंड। मतलब इतनी कम हैश पावर होने के बावजूद 2 या 3 रिग लेके एक सोलो माइनर होके आप सोचो कि 0.000072% उनके पास जो टोटल बिटकॉइन का जो हैश रेट है उसका इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद जो 2 सोलो माइनर्स थे वो बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन कर सके। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि जो पहला माइनर था वो 1500 दिन से ट्राई कर रहा था और 1500 दिन से जब वो इस कोशिश में लगा हुआ था तो उसको वो सक्सेसफुल हुआ बिटकॉइन का ब्लॉक माइन करने में। और हम सब जानते हैं कि जब बिटकॉइन का ब्लॉक माइन कोई कर लेता है माइनर तो उसे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलते हैं, तो उसे 6.25 बिटकॉइन मिले। और सिमिलरली जो दूसरा माइनर था वो अट्रैक्ट हुआ पहले वाले की कहानी सुन के, तो उसको लगा कि वो भी अपनी एक लक ट्राई करके देखता है, क्या पता उसका लक भी लग जाए। तो 2 दिन बाद ही जब उसने अपनी रिग लगाई और तो एज अ सोलो माइनर तो वो भी बिटकॉइन का ब्लॉक माइन करने में सक्सेसफुल हुआ। तो ये 2 केस एक ही हफ्ते में हुए कि 2 बिटकॉइन के सोलो माइनर्स जो हैं बिटकॉइन को माइन करने में सक्सेसफुल हुई। अपने आप में एक बहुत ही एक ऐसा इंसिडेंस है कि जो कि ये समझिए कि बहुत ही लकी माना जाएगा। लकी का मतलब आप ये समझो कि इसका इतना कम चांस है कि 1 in a billion इसको माना जा रहा है कि अगर इसको कितना चांसेस हैं दोबारा रिपीट होने के, तो 1 in a billion इवेंट है ये। तो 1 बिलियन बार इवेंट्स के बीच में एक बार ऐसा इवेंट आता है। तो ये अपने आप में समझ लीजिए कितना बड़ा एक ऐसा इवेंट था एंड दीज 2 इंडिविजुअल्स वर लकी। तो यही होता है कि लक की डेफिनेशन जब आदमी का किस्मत उसका साथ देती है तो ऐसे भी देती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। रिसेंटली अभी हमने देखा है कि यूएस के अंदर हमने देखा कि CBDC पूरी दुनिया में CBDC पे काम चल रहा है और हर एक जगह पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के हर देश ये चाह रहा है कि CBDC को वो लॉन्च करे। तो यूएस के अंदर जो कांग्रेसमैन है, जैसे या पार्लियामेंट में MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो यूएस की कांग्रेस में टॉम एमर करके एक कांग्रेसमैन है, उसने एक बिल पेश किया है जिस बिल के अंदर वो ये कह रहा है कि यूएस के जो फेडरल जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल रिज़र्व है, जो सेंट्रल बैंक है, उसको ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करे। कांग्रेसमैन का ये कहना है कि जिस तरीके से चाइना के अंदर डिजिटल युआन जिस तरीके से लॉन्च हुआ है, डिजिटल युआन के अंदर हमने ये देखा कि लोगों की जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि अगर आपको डिजिटल युआन चाहिए तो आपको वॉलेट को KYC और वॉलेट के अंदर अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो आपको देना पड़ता है, तब जाके आप डिजिटल युआन को पा सकते हैं। तो डिजिटल युआन को लेने के लिए आपको अपना सारा प्राइवेट डेटा देना पड़ता है सरकार को और सेंट्रल बैंक को, जो कि सेंट्रल बैंक अपने एक सेंट्रल डेटाबेस में वो स्टोर करता है एंड दैट डेटा बिकम्स वल्नरेबल और वो डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है और लोगों की प्राइवेसी भी नहीं रहती। तो इसीलिए इस कांग्रेसमैन का कहना है कि किसी भी गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं होना चाहिए, खासकर जो किसी गवर्नमेंट से कि यूएस की जो फेडरल रिज़र्व है उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करे, बिकॉज अगर वो ये करती है तो उसको CBDC को, यूएस की जो CBDC उसको एक्सेस करने के लिए लोगों को अपना पर्सनल डेटा देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ प्राइवेट डेटा और उससे प्राइवेसी
राइट्स हैं लोगों के, फंडामेंटल राइट हैं, और ये रीजंस दे के कि उसका डेटा मैनिपुलेट हो सकता है लोगों का, उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है, तो और उनकी जो बाइंग बिहेवियर्स हैं उसका पता किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यूएस फेडरल रिज़र्व को कोई राइट नहीं बनता कि वो स्टेबल कॉइन लॉन्च करे और उसके बदले में वो लोगों का जो प्राइवेट डेटा है वो मांगे। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि स्टेबल कॉइन्स जो यूएसडीटी और यूएसडीसी हैं, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती। वो इथेरियम के ऊपर बना है, ओपन ब्लॉकचेन पे बड़ा है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको सेंड और रिसीव कर सकता है वॉलेट्स के थ्रू। तो हमने ये देखा है, बट सीबीडीसी जो होगा वो एक सेंट्रल एंटिटी उसे लॉन्च करेगी, और यूएस के अंदर एक कांग्रेसमैन का ये कहना है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसने बिल जो है वो पेश किया है वहाँ की कांग्रेस में यूएस के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स थे जो मुझे लगा आप तक लेके आने चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसी रेगुलर बेसिस पे समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, आपको जो इम्पोर्टेंट 3-4 न्यूज़ हैं उनकी अगर इस तरीके से आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइए। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको ये ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट्स लेके आता रहूँगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं। और मुझे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट्स जब मैं देता हूँ तो मैं खुद काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ता हूँ और अपडेटेड रहता हूँ, और मुझे आपको अपडेट करना और अच्छा लगता है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।